नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चर्चा करेंगे। क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, पहले यह समझ लें। सर्वाइकल में जो 7 वर्टिब्रा होती हैं, हमारे गर्दन में जो 7 कशेरुकाएँ होती हैं, इन कशेरुकाओं के डिस्क में सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए या उनकी डिस्क अपनी जगह से हट जाएं, तो उसे हम सर्वाइकल स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और जब यह बहुत गंभीर अवस्था में हो जाती है तो रोगी का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। चलने में या केवल बैठे बैठे रहने में ही चक्कर आने लगते हैं और हाथ भी काम करना बंद कर देता है, नम हो जाता है और इस तरह से वह बहुत ही समस्याओं भरा हो जाता है। डॉक्टर इसके लिए सर्जरी बताते हैं या फिजियोथेरेपी बताते हैं। फिजियोथेरेपी करने के बाद भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान कहीं कोई निकट समाधान हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन योग साइंस में इसका समाधान है। यदि आपको डॉक्टर सर्जरी बताएं तो उसके पहले महीने 2 महीने तक आप किसी योग्य मार्गदर्शन में योग का अभ्यास कर लें और यदि उससे आपको लाभ ना हो तभी सर्जरी करवाएं। अन्यथा यदि उससे लाभ हो जाता है तो आप सर्जरी से बच सकते हैं और पूरी तरह से अपने दैनिक जीवन को सामान्य ढंग से चला सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या अभ्यास करते हैं। बहुत गंभीर स्थिति में जब आपको बहुत दर्द हो, चलना फिरना मुश्किल हो, तो उस स्थिति में बेहतर है कि आप कोई व्यायाम ना करें, योग भी ना करें। उस स्थिति में आप सबसे पहले फिजियोथेरेपी करवा करके अपने दर्द में आराम लाएं। जब दर्द में आराम हो जाए तब आप क्या करेंगे, आप गर्दन को इस तरह से ले जाएंगे, फिर इस तरह से ले जाएंगे 2-2 3-3 बार, फिर पीछे ले जाएंगे, आगे की ओर नहीं झुकाना है, फिर साइड में ले आएंगे, फिर इस साइड में लाएंगे। पूरी एकाग्रता के साथ 5 बार 10 बार जितना कर सकते हो, या शुरुआत में तो 1 ही 2 बार से करें, फिर धीरे धीरे इनकी आवृत्तियों का फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते जाएं। फिर इसके बाद आप हल्का सा अगर देखें पीछे रोटेशन करें इस तरह से। अगर इसमें आपको चक्कर आते हैं या आपको परेशानी होती है तो ना करें, नहीं आती है तो ज़रूर करें। फिर इसके बाद आप अपने हाथों का व्यायाम करें। हाथों को इस तरह से करें, मुट्ठियों को अच्छी तरह से खोलें और बंद करें प्रेशर के साथ, और फिर उंगलियों का करें, फिर कलाइयों का इस तरह से व्यायाम करें। इससे आपके हाथ भी मजबूत होंगे। और फिर आप पाम्स की स्ट्रेचिंग करें इस तरह से, और इसको भी आप सहजता से जितनी आवृत्तियाँ आप कर सकते हैं करेंगे। फिर आप हाथ का में कंधे का रोटेशन करना ना भूलें, और यह भी आप जितना कर सकते हैं उतना करें, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सजगता के साथ। और इसी के साथ यदि आप हाथ का भी इस तरह से रोटेशन करते हैं, बेहतर हो कि खड़े होकर के करें, हाथ का भी इस तरह से रोटेशन करते हैं तो आपका अच्छा व्यायाम हो जाता है। या साइड में इस तरह से करके ऐसे भी करते हैं तो आपके हाथों का व्यायाम शोल्डर का हो जाता है, और शोल्डर के व्यायाम से आपके गर्दन पर भी उसका लाभ पड़ता है, क्योंकि दोनों की मसल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना आपने किया। फिर इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक करें और पीछे यहाँ मेडुला पर अच्छी तरह से इसको रखें। इसी स्थिति में सजगता पूर्वक आप हाथ की हथेलियों से मेडुला को अच्छी तरह से जितना आपका प्रेशर लगे उतना दबाएं, लेकिन उसको दबाने के बाद आपका सिर आगे की ओर नहीं झुकना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में दबाएं। हाथ की हथेलियों से मेडुला को दबाएं और मेडुला से हाथ की हथेलियों को दबाएं। तो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में खूब जितनी आपके पास ताकत हो आप दबाएं, लेकिन आप कोहनियों को इस तरह से सीधा रखते हुए। इससे देखेंगे कि आपका ये भाग जो है वह बहुत अच्छी तरह से प्रेशर उसमें आता है, दबाव आता है। फिर इसके बाद यही क्रिया आप ऐसे रख करके करेंगे। इसको भी प्रारंभ में 1-1 बार करें, 2-2 बार करें,
फिर धीरे धीरे 5-5, 6-6 बार करना शुरू कर दें। फिर आप अपने हथेलियों को इस तरह से करके ठुड्डी पर ऐसे रखें। इसको भी एक दूसरे के अपोजिट दबाएं। फिर हथेली को यहाँ पर रख करके इनको भी एक दूसरे के अपोजिट दबाएं। ये ध्यान रखें कि आप इससे दबा रहे हैं तो ये नहीं कि सिर हमारा इधर जाना चाहिए, नहीं, इससे तो आप इसको दबा रहे हैं, लेकिन इससे इसको भी दबाएं उतने जोर से कि एक जगह से कोई हिले डुले ना, लेकिन दबाव पूरा आ जाए। इसका भी आप अभ्यास करें और फिर इसके बाद आप अपने हाथों को भी सशक्त और मजबूत करने के लिए ये अभ्यास भी जरूर करें। अच्छी तरह से अंदर दबाएं। यह आपने किया और अब इसके बाद आप 2-1 आसन और करेंगे। मत्स्यासन बहुत लाभकारी हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में मत्स्यासन कैसे करना है आप ये देखेंगे। जिन्हें बहुत गंभीर स्पॉन्डिलाइटिस है वे मत्स्यासन कैसे करें। पद्मासन के साथ भी कर सकते हैं और अपने हाथ की कोहनियों पर इस तरह से शरीर को लाएं और पहले धीरे से पूरी कोहनियों पर ही अपना जोर रखें, या आप पूरी तरह से लेट जाएं, ऐसे लेट करके, और हाथ की हथेलियां इस तरह से रख लें और हथेलियों पर आधा से ज़्यादा प्रेशर रखें और थोड़ा सा प्रेशर अपने सिर को इस तरह से उठा करके सिर के ऊपरी भाग को यहाँ पर इस तरह से रखें और आप 30-40% सिर पर भार रखें और 60-70% आप हाथों पर भार रखें। फिर धीरे धीरे हाथों का भार हल्का हल्का 10-10% कम करते जाएं, लेकिन ये 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, और सिर पर भार बढ़ाते जाएं। फिर धीरे धीरे और इसका भार हटाते जाएं, हाथों का भार, और केवल गर्दन के भार पर ही फिर पूरा महीने 2 महीने बाद केवल गर्दन के भार पर ही इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से वापस आ गए। अब जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वे ऐसे सीधा करके भी ऐसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पद्मासन लगाएं, बस वही स्थिति अपनाना है, वही विज्ञान अपनाना है कि आपको पूरा भार, करीब 70-80% भार हाथ पर रखना है, 20% भार सिर के ऊपर रहे। पहले आप पूरा भार देंगे तो आपका गर्दन जो है वह खराब हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा, रोग बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ठीक होता जाए, भार सहन करने की क्षमता गर्दन में आती जाए, महीने 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो फिर आप गर्दन पर धीरे धीरे भार बढ़ाते जाएं, हाथ पर कम करते जाएं, और 2-3 महीने बाद फिर पूरा हाथ ही हटा दें और केवल यहीं पर ही उसका पूरा भार आ जाए। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ एक अभ्यास और है। जैसे ये दरी है, आप कोई चीज़, सॉफ्ट चीज़ ले लें और इसको ऐसे रोल बना लें, और इतना रोल बना लें कि जब आप उल्टा लेटें तो आपका चिन यहाँ पर हो और ये थोड़ा सा और ऊंचाई में होना चाहिए, लगभग इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ लें कि जिसमें ज़्यादा ऊंचाई हो सके। ये तो हम आपको दिखाने के लिए क्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे रख करके जब ये ऊंचा हो जाए तो दोनों हाथ को ऐसे कर दें, और धीरे धीरे, पहले तो मान लो ऊंचाई कम है, फिर धीरे धीरे ऊंचाई इसकी बढ़ाते जाएं। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद और ऊंचाई और बढ़ा लें, इतना बढ़ा लें कि आपका ऊंचाई इतनी हो जाए, और हाथ पीछे रखेंगे तो ये पूरा प्रेशर इस पर आ जाएगा। और फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर आप भुजंगासन करेंगे। फिर वापस आ जाए।
इस तरह से हमारे ये जो आसन हैं, क्रियाएं हैं, आप इनका अभ्यास करें और इसी के साथ एक दो चीज़ों का और ध्यान रखें। प्राणायाम भी आपको प्रतिदिन करना है और इसमें कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, क्योंकि उससे झटका लग सकता है और रोग आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन हमारे नाड़ियों की शुद्धि कर देता है। तो नाड़ियों की शुद्धि होने से शरीर में जो भी मल हैं वे बाहर निकलना शुरू होते हैं और मन भी शांत और हल्का होता है, तो आपके रोग में मदद करता है। क्योंकि रोग का हमारे यहाँ ये मूल कारण ही मानसिक तनाव माना जाता है। मानसिक तनाव, गलत खान पान और व्यायाम ना करना, ये सब हमारे रोग के मूल कारण हैं और ये रोग के मूल कारण योग से ही दूर हो सकते हैं, क्योंकि योग से ये सारे कारण दूर हो जाते हैं। तो वही नाड़ी शोधन की विधि भी देख लेते हैं। दाहिने हाथ को इस तरह से उठाया और दाहिनी नासिका को बंद किया दाहिने अंगूठे से। बाईं नासिका से धीमे से लंबी और गहरी श्वास अंदर भरी एकाग्रता के साथ। फिर इसको बंद किया, रोक सकते हैं अगर रोकना चाहें तो, फिर दूसरे से निकाला, फिर इससे लें, रोक लें, फिर इससे निकालें। यह एक आवृत्ति है। ध्यान रखें कि रिदमैटिक ढंग से और गहरी लंबी श्वास होनी चाहिए। ये तो आपको समझाने के लिए हमने श्वास से अपनी आवाज़ निकाली, अन्यथा श्वास से आवाज़ भी न निकले, इतनी लंबी और गहरी श्वास होनी चाहिए। तो यह प्राणायाम हो गया। प्राणायाम के बाद ये ध्यान रखें कि इस रोग का, जैसे मैंने बताया कि मूल कारण मानसिक तनाव है, भावनात्मक असंतुलन है और वे लोग जो बहुत प्रतिस्पर्धी स्वभाव के होते हैं, रजोगुणी स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी बहुत ऊंची जगह पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता है, तो उस स्थिति में ये समस्याएं ज़रूर बढ़ जाती हैं और इनका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एक सर्वोत्तम इलाज है ध्यान या योग निद्रा। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें। इसके अभ्यास का ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड थॉट हैं या जो भी तनाव के थॉट हैं वे बाहर निकल जाते हैं। बाहर इस संसार में कोई भी ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो आपके चित्त के थॉट्स को बाहर निकाल सकें, चित्त की वृत्तियों को बाहर निकाल सकें। आपके जो सप्रेस्ड चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई दवा ही नहीं है। लेकिन जब आप योग निद्रा और ध्यान करते हैं तब आप ये देखें कि ये पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं और आप हल्के हो जाते हैं। जब आप हल्के होते हैं तो नसें नाड़ियाँ तो शुद्ध होती ही हैं, आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य का सबसे प्रमुख कारण है मन का स्वस्थ रहना। यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर को आप स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मन को स्वस्थ रखने की कला में ध्यान और योग निद्रा से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर आहार पर ध्यान दें। आहार बहुत संतुलित लें। वो आहार लें जो गैस ना बनाता हो, गरिष्ठ ना हो, बहुत तेल मिर्च मसाले वाला ना हो। महीने 2 महीने में एक बार आप खा सकते हैं, लेकिन बाकी दिन उतने वही आहार लें कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से पचा दे, और वह आप जानते हैं वह प्राकृतिक आहार ही हो सकता है। तो इस तरह से इस रोग के विषय में इतना। नमस्कार।